बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें ये टॉपिक हम कवर करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज थोड़ी सी उसकी रिवीजन करेंगे। तो ये स्लाइड जो है ये आपको दिखा रही है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो मुख्तलिफ एटमों के दरमियान बॉन्ड बना हो तो लाजमी तौर पर एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और अगर ये जो इलेक्ट्रॉन यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो एटम्स हैं ये एक जैसे हों तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है दोनों एटमों के ऊपर, और किसी जानब पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा नहीं होते। तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी पूरी डिटेल हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, और ये भी हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क दोनों एटमों के दरमियान ज़ीरो हो या 0.3 से कम हो तो फिर वो जो बॉन्ड होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और अगर किसी मॉलिक्यूल में यानी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है और ओवरऑल यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो पोलैरिटी है वो ज़ीरो है तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये एग्जांपल्स यहाँ नीचे लिखी हुई हैं, और ये बाईं तरफ जो मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। जैसा ये चंद मिसालें और भी हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स की मिसालें हैं क्योंकि इनके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं। ये जो क्लोरोमीथेन है इसके अंदर CCl का जो बॉन्ड है ये वाला ये पोलर है, C और H का बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर है। C और H का बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर इसलिए है कि इन दोनों एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क है ये 0.3 से कम है। मैंने ये आपको कहा था कि अगर दो मुख्तलिफ एटमों के दरमियान बॉन्ड बना हुआ हो तो वो लाजमी तौर पर वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। शर्त यह है कि वो 0.3 से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज़्यादा हो। इसलिए ये दो एटम जो है ना ये C और H इनका बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर समझा जाता है। तो CH3 का ये जो इतना पार्ट है ये नॉन पोलर है, लेकिन CCl का जो बॉन्ड है ये पोलर है, इसलिए मजमूई तौर पर ये मॉलिक्यूल जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है। इसके मुकाबले में जो ये राइट साइड पर जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। CCl4 का जो मॉलिक्यूल है ये इसमें भी इंडिविजुअल जो बॉन्ड्स हैं वो पोलर हैं। ये आप देखें ये CCl का बॉन्ड हमने पहले यहाँ पे इस तरफ पोलर है तो वही पोलर बॉन्ड यहाँ पर है, लेकिन इसमें 4 पोलर बॉन्ड्स हैं, यानी CCl के बॉन्ड्स में ये 4 हैं, और इन 4 की ओरिएंटेशन इस तरह है कि इनका ओवरऑल जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ओवरऑल इफेक्ट हो जाता है कैंसिल आउट। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल ओवरऑल जो है ये नॉन पोलर है, लेकिन इंडिविजुअल इसके जो बॉन्ड्स हैं वो पोलर हैं। और इसी तरह ये CO2 का मॉलिक्यूल है, ये भी इसके जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, यानी डबल बॉन्ड होता है C और O के दरमियान, ये अगली साइड पे इसका स्ट्रक्चर आ रहा है। तो वहाँ आप देखेंगे कि C और O का जो बॉन्ड है वो पोलर है, लेकिन चूंकि दो इसमें CO के बॉन्ड्स हैं और दोनों की जो ओरिएंटेशन है वो आपस में 180 की है, इसलिए वो एक दूसरे का जो असर है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसलिए ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है, लेकिन इंडिविजुअल बॉन्ड्स जो हैं पोलर हैं। तो इससे साबित ये होता है कि बाज़ औक़ात पोलर बॉन्ड होने के बावजूद मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर हो सकता है अगर उनका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो ज़ीरो हो। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड यानी पोलैरिटी मौजूद है जिस तरह यहाँ पर है तो फिर वो मॉलिक्यूल जो है वो एज ए होल पोलर होगा। और CCl4 का जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर इसलिए है कि इनकी जो पोलैरिटी है वो ओवरऑल बैलेंस आउट हो चुकी है, इनका जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो चुका है बाकी पोलर बॉन्ड की वजह से। तो
लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि एटम्स जो हैं वो आपस में यूनाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, और जो केमिकल बॉन्ड्स हैं ये 3 तरह के हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये हम तफसील से पढ़ चुके हैं। और ये बॉन्ड जब बनते हैं तो उसके बाद फिर नए कंपाउंड जनरेट होते हैं और उन नए कंपाउंड्स की नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस तरह नई किस्म के मटेरियल बनते हैं और नई नई चीज़ें हम उनसे बना सकते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ये है कि जब मालिक्यूल बनते हैं तो मालिक्यूलों की आपस में जो इंटरेक्शन है उनके बारे में है। यानी मुख्तलिफ मालिक्यूल हों तो मुख्तलिफ मालिक्यूल के जो बॉन्ड्स हैं वो अगर पोलर हैं और मालिक्यूल एज ए होल पोलर है तो फिर मालिक्यूलों के दरमियान जो अट्रैक्शंस हैं और उनको हम कहते हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। और एक ही मालिक्यूल के अंदर जो मुख्तलिफ एटम हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रा अटामिक फोर्सेस या इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस। तो केमिकल बॉन्ड्स जो हैं ये इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स है, और ये जो वांडर वाल्स फोर्सेस हैं इनको हम कहते हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। तो ये 3 तरह की हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। इनका जो रिजल्ट है वो है इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल बॉन्ड्स का जो रिजल्ट है वो ये है कि वी गेट न्यू कंपाउंड विद न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर इंट्रा मालिक्यूलर और इंटर मालिक्यूलर की अच्छी तरह समझ आ जाएगी आपको कि ये जो डायग्राम है ये एक नॉन पोलर बॉन्ड की ये डायग्राम है, और इसमें एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है। और ये जो राइट साइड पे डायग्राम है ये कौन से मॉलिक्यूल की है या कौन से बॉन्ड की है? पीछे हमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। शाबाश। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब सर पोलैरिटी अनबैलेंस्ड हो, जब पोलैरिटी दो मुख्तलिफ एटम दो मुख्तलिफ एटम बॉन्ड बना रहे हो ना तो फिर ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। शर्त यह है कि 0.3 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा हो। तो जब बॉन्ड पोलर कोवेलेंट होगा तो फिर ये जिस तरह नीचे दिखाया गया ये HCl का जो बॉन्ड है ये पोलर है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के आप एंड्स देखें तो ये एंड जो है पार्शियल नेगेटिव है और ये दूसरे मॉलिक्यूल का ये एंड जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो ड्यू टू अपोजिट पोलैरिटी ये दो मॉलिक्यूल आपस में कुछ इंटरेक्शन करेंगे, ये जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, यानी दो मॉलिक्यूलों की आपस में इंटरेक्शन। और ये जो आपको यहाँ पे स्फीयर्स नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जिस तरह यहाँ पर है ये एक एटम है ये दूसरा एटम है और इनका आपस में ये बॉन्ड है, ये है इंट्रा एटॉमिक बॉन्ड और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। और ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम कहते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेस ओवरऑल, जिसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक डाइपोल डाइपोल फोर्स है और एक लंदन फोर्स है। तो ये जो मॉलिक्यूल है एक HCl का जो मॉलिक्यूल है इसको हम कहते हैं कि ये डाइपोल है, क्योंकि इसके दो पोल हैं, एक पोल इसका पार्शियल नेगेटिव है और दूसरा पोल यानी दूसरा किनारा इसका पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये डाइपोल है और दूसरा मॉलिक्यूल भी डाइपोल है। तो दोनों डाइपोल्स के दरमियान लाजमी तौर पर अपोजिट पोलैरिटी की वजह से ये जो इंटरेक्शन होगी या अट्रैक्शन होगी इसको हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसकी वजह से मॉलिक्यूलों के दरमियान कशिश पैदा होगी और मॉलिक्यूलों में कशिश होने की वजह से मॉलिक्यूलों की विस्कोसिटी मुख्तलिफ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूलों की जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल जो हैं वो थोड़े से यानी थिक हो जाएंगे। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो हैं वो बदल जाती हैं जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हों। अब वही डाइपोल डाइपोल फोर्स की एक और किस्म है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये उन मॉलिक्यूलों में होती है जिनमें इस तरह के बॉन्ड पाए जाएं, OH का बॉन्ड पाया जाए या NH का बॉन्ड पाया जाए या XH का बॉन्ड पाया जाए। और X से मुराद है फ्लोरीन और क्लोरीन, यानी हैलोजन, सारी हैलोजन नहीं बल्कि सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन, बल्कि इसमें क्लोरीन शामिल नहीं है, सिर्फ फ्लोरीन है। इसको मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। तो ये 3 बॉन्ड अगर किसी तीनों में से कोई एक बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में होगा
तो उन मालिक्यूलों के दरमियान जो डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इसकी वजाहत यहाँ पे अब मौजूद है। अब ये जो CO2 का मालिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है। ये CO2 है। सर ये HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? नहीं, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वो डाइपोल डाइपोल फोर्स है सिर्फ, ठीक है। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HF के दरमियान। तो ये CO2 का मालिक्यूल जो लीनियर है, आप में से कोई बता सकता है कि ये लीनियर क्यों है? सर डाइपोल इसका मूवमेंट सेम है दोनों तरफ। देखें, जब हमने ये फैसला करना हो ना कि मालिक्यूलों का स्ट्रक्चर जो है ये किस तरह का है, तो हम फिर हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमें बताती है कि मालिक्यूल का स्ट्रक्चर लीनियर क्यों है, ये ट्राइगोनल क्यों है या टेट्राहेड्रल क्यों है, ठीक है ना। सर ये लोन पेयर की रिपल्शन है इसमें? नहीं, इसे देखें, कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर जो होता है ना, वो हम सेंट्रल मालिक्यूल सेंटर वाले एटम के ऊपर कोई लोन पेयर ना होना तो फिर वो रिपल्शन नहीं होती। ये साइडों पर है, ऑक्सीजन जो है ये साइडों पर है। अब कार्बन जो है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp है, क्योंकि इसके दो पाई बांड है, एक पाई बांड दाईं तरफ है और एक पाई बांड जो है वो बाईं जानब है। तो जब दो पाई बांड किसी कार्बन ने बनाए हों तो फिर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होती है। अगर एक पाई बांड बनाया हो तो sp2 होती है, अगर कोई पाई बांड ना हो तो फिर sp3 होती है। इसमें आप बताएंगे कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है और इसलिए इसका स्ट्रक्चर लीनियर है। अब ये जो इंडिविजुअल CO के जो एटम जो बॉन्ड्स हैं ये पोलर हैं, क्योंकि दो मुख्तलिफ एटम के दरमियान है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क है 0.3 से ज़्यादा है, इसलिए इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर हैं। लेकिन चूँकि इनका एंगल 180 का है, लीनियर मालिक्यूल है, इसलिए ये ओवरऑल जो इफेक्ट है पोलैरिटी का वो ज़ीरो हो जाएगा और मालिक्यूल एज ए होल नॉन पोलर होगा। और वाटर का जो मालिक्यूल है ये हम पढ़े हैं इसी तरह कि ये ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये वाटर का जो मालिक्यूल है ये एक मालिक्यूल है, ये और ये दूसरा मालिक्यूल है और ये तीसरा मालिक्यूल है। और मुख्तलिफ मालिक्यूलों के जो अपोजिट पोल्स हैं वो जब इंटरेक्ट करेंगे आपस में तो अट्रैक्शन शो करेंगे, तो इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें OH बॉन्ड मौजूद है। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये कंडीशन है कि मालिक्यूल के अंदर OH का बॉन्ड हो या उसमें NH का बॉन्ड हो या FH का बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो ये OH का बॉन्ड इसमें मौजूद है, इसलिए एक मालिक्यूल का पॉजिटिव एंड जो है ये दूसरे मालिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा लाजमी तौर पर। तो इस इंटरेक्शन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब मुख्तलिफ मालिक्यूल आपस में अट्रैक्शन रखेंगे तो दे विल हैव हायर विस्कोसिटी, दे विल हैव हायर सरफेस टेंशन, दे विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। इस तरह की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करती हैं वो हायर हो जाती हैं। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हायर होंगी उतनी उनकी वैल्यू जो है वो हायर होगी। वो मॉलिक्यूल नॉन वोलेटाइल हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी और उसकी सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। इस तरह ये यहाँ पे भी यही चीज़ दिखाई गई है कि ये जो डॉटेड लाइन है इट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ए मालिक्यूल विच इज़ मेथनॉल। ये मेथनॉल का मालिक्यूल है और मेथनॉल के मालिक्यूल में भी OH का बॉन्ड मौजूद है। तो इसलिए एक मालिक्यूल की जो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है ये दूसरे मालिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगी और इस अट्रैक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर है, ये आप इन तीन एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी आपको। ये लेफ्ट साइड पर प्रोपेन का मालिक्यूल है, सेंटर में ये है डाई मिथाइल ईथर और राइट साइड पर है एथेनॉल। अब आप हैरान होंगे कि इन तीनों का मालिक्यूलर मास तकरीबन एक जैसा है। प्रोपेन का 44 है, ईथर का 46 है और एथेनॉल का भी 46 है। लेकिन आप बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क है। प्रोपेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये -45 है, यानी रूम टेम्परेचर पर ये गैस है। रूम टेम्परेचर आमतौर पे 25 डिग्री होता है और 25 पर ज़ाहिर है ये बॉइलिंग पॉइंट से हायर है।
तो जब किसी भी कंपाउंड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से हायर होगा ना, तो फिर वो कंपाउंड जो है वो गैस फॉर्म में होता है। इस तरह ये जो ईथर है, डाई मिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट -24 है, यानी ये कंपाउंड भी रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में है। और एथानॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये +78 है। अब इसकी रीजन आप बता सकते हैं? रीजन इसकी ये होगी सिंपली कि प्रोपेन का जो मॉलिक्यूल है ये सारे का सारा नॉन पोलर है, इसमें पोलैरिटी नहीं है, और मॉलिक्यूलों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो बहुत मिनिमम है, कम है। तो इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर ये गैस फॉर्म में होता है। ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलों में कशिश नहायत कम है। इस तरह डाई मिथाइल ईथर में भी ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑलमोस्ट ये नॉन पोलर है, और थोड़ी सी इसकी जो पोलैरिटी है सी और ओ बॉन्ड की वजह से, उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हायर है एज कम्पेयर टू प्रोपेन। प्रोपेन का -45 है और डाई मिथाइल ईथर का -24 है, और वजह इसकी सिर्फ ये थोड़ी सी पोलैरिटी है जो सी और ओ के दरमियान है, और एक सी और ओ इस तरफ है। दोनों पोलैरिटी जो है आपस में थोड़ा सा कैंसिल आउट भी हो जाती हैं, इसलिए ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है ये है तो नॉन पोलर, लेकिन इसकी पोलैरिटी प्रोपेन की निस्बत ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना है, उतना उसी हिसाब से प्रोपेन से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन एथेनॉल के अंदर कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी? अभी हमने पढ़ी है पीछे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें OH बॉन्ड है, और OH बॉन्ड की वजह से इस मॉलिक्यूल के इनके मॉलिक्यूलों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल और लंडन फोर्स। लेकिन जब हम इसका मुआवना करेंगे ना उससे कोवलेंट बॉन्ड से, तो उससे ये थोड़ा सा वीक होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन डाइपोल डाइपोल फोर्स से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। तो इसलिए इसका एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाई मिथाइल ईथर से और प्रोपेन से बहुत ज़्यादा है, ये +78 है। और इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार एक और चीज़ पर भी होता है, और वो है मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसी कंपाउंड का ज़्यादा जिस तरह बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट भी फिर बढ़ते जाते हैं। इफेक्ट ऑन वाटर सॉल्युबिलिटी। वाटर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, तो ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, इट इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये अपने अंदर चीज़ों को हल कर लेता है जो भी चीज़ इसमें डाली जाए। तो ये चूँकि पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए इसमें अच्छी तौर पर सिर्फ वही चीज़ें हल होंगी जो पोलर हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो वो इसमें हल नहीं होगा। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वही चीज़ आकर फिट होगी जो पोलर होगी। अब ये जो RH नीचे लिखा हुआ है ना, ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है। जिस तरह ये अल्केन्स हैं, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। CCl4 है, बेंजीन है, ठीक है ना, ये सब नॉन पोलर है। डाईथाइल ईथर है, ये भी नॉन पोलर है। तो इन तमाम को आप अगर पानी में डाल देंगे तो ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आकर फिट नहीं होंगे, क्योंकि इनके ऊपर पोर्स नहीं है। तो फिर ये कंपाउंड इस तरह के पानी में हल नहीं होते, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जिस तरह आपने ये अच्छी तरह कभी देखा होगा कि किसी ऑयल को या मिट्टी के तेल को या पेट्रोल को पानी में डाल दिया जाए, तो इस तरह घी को आप पानी में डाल दें तो ये ऊपर इसकी लेयर बन जाती है और वो अलग ही रहता है, पानी में हल नहीं होता। तो उसकी वजह ये होती है कि इनके जो कंपाउंड हैं वो यानी जो ऑयल है या जो घी है या ये जो पेट्रोल है या डीजल है या कोई ग्रीस वगैरह है या ये कोई भी और इस तरह का जो नॉन पोलर कंपाउंड है, ये सब के सब नॉन पोलर हैं, और ये पानी चूँकि पोलर है इसलिए उसमें हल नहीं होते। तो नॉन पोलर कंपाउंड कौन से सॉल्वेंट में हल होंगे? इस सॉल्वेंट में इनको हल होना चाहिए जो बजाते खुद नॉन पोलर, जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? कोई नाम बताएंगे, कोई मिसाल बताएंगे आप लोग? ईथर सर, ईथर। देखिए एक आवाज आई है HCl। देखें HCl जो है ना ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। ये सॉल्वेंट के तौर पे काम नहीं करता। सॉल्वेंट हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो सिर्फ
अपने अंदर सल्यूट को हल करे लेकिन उसके साथ केमिकल रिएक्शन ना करे, तब हम उसको सॉल्वेंट कहेंगे। अगर आपने किसी लिक्विड में कोई चीज़ डाल दिया और उसने उससे रिएक्शन कर लिया ना, तो फिर वो सॉल्वेंट नहीं होगा, फिर वो रीएजेंट होगा। वो तो बजाते खुद एक रिएक्टेंट होगा वो, जो जिसने यानी कोई चीज़ आपने उसमें डाली और उसने रिएक्शन कर लिया है, तो फिर वो सॉल्वेंट तो ना हुआ ना, फिर वो तो खुद रिएक्टेंट हो गया। तो HCl में आप जब कुछ चीज़ डालेंगे तो वो तो उसके साथ रिएक्शन कर लेगी ना, वो तो एसिड है, वो तो इनऑर्गेनिक एसिड है। तो सॉल्वेंट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो यानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं और हम उनमें चीज़ें हल कर सकें, तो जो डालें उसमें वो चीज़ उसमें हल हो जाए, तो ऐसे लिक्विड को हम सॉल्वेंट कहते हैं। इस तरह आप देखें कि ये जो मिस्त्री होते हैं जो पेंट वगैरह करते हैं ना, वो जब पेंट्स को उन्होंने डाइल्यूट करना हो तो वो मिट्टी का तेल लेके आते हैं। वार्निश करनी हो फर्नीचर को या फर्नीचर को पॉलिश करनी हो, तो उसमें वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो उनको चाहिए होते हैं, क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड उन्हें उसमें हल करने होते हैं। उसके लिए फिर वो मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं या पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उनका वो मसला हल होता है। तो इस तरह ये आपने कॉमन चीज़ें जो ऑब्जर्व की होती हैं ना, उन पे केमिस्ट्री जो आपने पढ़ी होती है उसको आप अप्लाई किया करें, फिर आपको केमिस्ट्री समझनी आसान हो जाएगी। जो चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं उसके ऊपर आप केमिस्ट्री जो आपने पढ़ी होती है उसको उसके साथ मुआवजा करके उसको समझने की कोशिश किया करें। तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने देखे हुए हैं, ये देखें पेट्रोल आपने देखा हुआ है, मिट्टी का तेल आपने देखा हुआ है, इस्तेमाल होता हुआ भी देखा हुआ है। आपने जरूर मिस्त्रियों को ये पॉलिश करते हुए देखा होगा, पेंट करने वालों को भी आपने देखा होगा, वो मिट्टी का तेल लेके आते हैं और उसमें पेंट को हल करते हैं। बाज़ पेंट जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनमें फिर वो उनको पतला करने के लिए पानी उनमें डाल लेते हैं, और बाज़ पेंट ऐसे होते हैं जैसे डिस्टेम्पर है, ये पानी में हल नहीं होता, ये मिट्टी के तेल में हल होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, उस पे आप नोटिस किया करें, फोकस किया करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, यानी ये पेंट जो पानी में हल हो रहा था, दूसरा डिस्टेम्पर जो है वो पानी में हल क्यों नहीं हो रहा। इस तरह वो वार्निश करने वाला जो है पानी के में क्यों नहीं उसको हल करते, वो जो उनके कंपाउंड होते हैं। इस तरह आपने भी सॉल्वेंट इस्तेमाल करने हैं जब आप ये प्रोसेसिंग में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे बाज़ जगहों पे, ज़्यादा जगहों पे तो पानी इस्तेमाल होगा, लेकिन बाज़ का आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपके कपड़े के ऊपर अगर आपने डाइंग करनी है, तो कपड़े के ऊपर पहले से कोई ग्रीस लगी हुई है या वीविंग के दौरान कोई उसमें स्टेन लगे हुए हैं, तो उनको फिर आप पानी से रिमूव नहीं कर सकेंगे। उनको रिमूव करने के लिए फिर वहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के कुछ स्टेन रिमूवर मिलते हैं, वो फिर लगा के उनको वहाँ से साफ करते हैं। तो डाइंग से पहले अगर आपने वो स्टेन रिमूव नहीं किए तो वहाँ पे आप अगर वो स्टेन उसी तरह वहाँ प्रोसेस में से गुजर गया, तो वो सारे प्रोसेस में उतने हिस्से पर डाइंग नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पानी जा ही नहीं सकेगा जहाँ पे वो स्टेन लगा हुआ है, ग्रीस का स्टेन लगा हुआ है, या वहाँ पे कोई और नॉन पोलर कंपाउंड वहाँ पे लगा हुआ है। वीविंग के दौरान दूसरे जगहों पे ऑयल वगैरह गिर जाते हैं ना, ये वीविंग मशीनें जो होती हैं वहाँ पे इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है कि ग्रीस वहाँ लग जाए या ऑयल वहाँ पे लग जाए। इसलिए जहाँ पे भी आप अगर कोई मिल आपने विजिट की हो, तो वहाँ जाके देखें कि डाइंग और प्रिंटिंग के से पहले एक पूरा एक यूनिट होता है उनका, जिसमें वो स्टेन्स को रिमूव करते हैं, और बेंडिंग यूनिट कहते हैं उसको। वो सारी वो जो फाल्ट वगैरह हैं कपड़े में, उनको वहाँ पे दूर करना होता है, वहाँ उसका धागा लटक रहा होता है वो दूर करना होता है। इस तरह वो वीविंग में कोई मसला रह गया है उसको ठीक करना होता है। इस तरह वहाँ पे ये स्टेन भी रिमूव करते हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो मैंने काफ़ी इसकी वजाहत कर दी है, ये आपको समझाने के लिए है कि यही जो बॉन्डिंग का जो चैप्टर है या बॉन्डिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यही वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो पानी के अंदर कौन से कंपाउंड हल होंगे जी? सीधी सी बात अब समझ आ गई होगी कि सिर्फ वो हल होंगे जो पोलर हैं, जो नॉन पोलर हैं वो पानी में हल नहीं होंगे। आपसे कोई रीजन पूछ ले तो क्या बताएंगे? सिर्फ इतना ही बताना आपने कि पानी जो है पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है। जाहिर है कि नॉन पोलर जो है उनमें पोर्स नहीं है, तो वो उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होगी पानी के मॉलिक्यूल की। अब ये एक मॉलिक्यूल है जो कि अल्कोहल है, ROH। जिस तरह ये R की जगह आप मिथाइल लगा लें या इथाइल लगा लें, ये कंपाउंड है जब आप पानी में डालेंगे तो इस कंपाउंड के H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये पानी के मॉलिक्यूलों के दरमियान में यहाँ आकर फिट हो जाएगा। जिस तरह ये आप देखें कि ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और पानी का मॉलिक्यूल एक ये राइट साइड पे आ गया और एक लेफ्ट साइड पे आ गया। इसी तरह इसके
चारों तरफ पानी के मालिक्यूल जो हैं वो आकर इसको घेर लेंगे, इसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे और इस तरह ये जो अल्कोहल का मालिक्यूल था ये पानी में हल हो जाएगा। तो जब भी कोई चीज़ पानी में हल होती है तो इसी तरह होता है, तो आप इसमें आयनिक कंपाउंड डाल दें या कोई पोलर कंपाउंड डाल दें। तो आयनिक कंपाउंड में भी इस तरह जो आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, उसके इर्द गिर्द पानी के मालिक्यूल जो हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव आयन है तो पानी के मालिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है वो उस पॉजिटिव एंड की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। अगर वो इस तरह ये नेगेटिव आयन होगा तो मालिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है उसकी डायरेक्शन उसकी तरफ हो जाती है। इस तरह वो मालिक्यूल या जो आयन है वो पानी के मालिक्यूलों के साथ एसोसिएट होकर उसमें हल हो जाता है। जैसे आप नमक पानी में डाला होगा, आप नमक डालते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद नमक गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है वो? उसके जो आयन है वो अलग अलग होते हैं, सारे अलग अलग हो जाते हैं, इंडिविजुअल आयन अलग अलग हो जाते हैं जो नैनो साइज के होते हैं और वो पानी के मालिक्यूल उनको सराउंड करके अपने अंदर उसको जो उनके दरमियान जगह होती है वहां पे ले आते हैं। इस तरह जो नीचे बैठा हुआ होता है नमक वो ऐसा ऐसा गायब हो जाता है बिल्कुल। इस तरह आप कोई भी चीज पोलर कंपाउंड को भी पानी में डालेंगे तो उसमें हल हो जाएगा, लेकिन जो नॉन पोलर कंपाउंड पानी में डालेंगे उसका क्या होगा, उसके साथ क्या होगा? वो नहीं डिसॉल्व होगा। हाँ, वो हल नहीं होगा और कहाँ जाएगा, बाद क्या बनेगा उसका? वो लेयर बनाएगा, या वो लेयर ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी। अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो फिर वो नीचे वाली साइड पे लेयर बना लेगा, अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम है तो पानी से ऊपर वाली साइड पर वो लेयर बना लेगा, पानी में हल नहीं होगा वो। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर, इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन। तो ये विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये आपने केमिस्ट्री 1 में पढ़े हुए हैं और अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो इनको लाजमी जाके आप इनको ज़रा इनकी और उनमें देखें कि ये जो विस्कोसिटी वगैरह है, वेपर प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, इनका इन्हिसार किन चीज़ों पर है। तो वहाँ आप देखेंगे कि इनका ये दीज डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं उतनी ही इनकी अमाउंट जो है वो भी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी उस कंपाउंड की हमेशा ज़्यादा होती है जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हों। इस वेपर प्रेशर किन कंपाउंडों का ज़्यादा होता है और किन का कम होता है, बताएंगे कोई बंदा, कोई एनीवन? ये जो नॉन पोलर है उनका बहुत ज्यादा होता है। शाबाश, नॉन पोलर कंपाउंड जो है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बताया आपने। वजह यह है कि जो नॉन पोलर कंपाउंड है उनके वेपर इजीली बन जाएंगे क्योंकि उनके मालिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती और वो इजीली वेपर बनकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर वो उस लिक्विड के ऊपर, अगर वो लिक्विड जो है वो किसी क्लोज कंटेनर में होगा तो फिर वो उसके ऊपर अपना प्रेशर लगाते हैं। तो वेपर प्रेशर ज्यादा उस वक्त होगा जब वेपर ज्यादा बनेंगे और वेपर ज्यादा तब बनेंगे जब मालिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्शन कम होगी, तो फिर वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर ज्यादा हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर कम हैं तो फिर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये विस्कोसिटी वाला रूल यहाँ नहीं, ये विस्कोसिटी से ये उल्ट है। विस्कोसिटी ज्यादा तब होती है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा होती हैं, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर ज्यादा होती हैं तो फिर वेपर प्रेशर कम होता है। और इसी तरह सरफेस टेंशन का भी यही हाल है कि सरफेस टेंशन ज्यादा होगी जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो इस तरह सरफेस टेंशन उन कंपाउंडों की कम होती है जो वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि उनके वोलेटाइल कंपाउंडों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये इनकी जरा आप रिवीजन करें और उनको देखें कि इनको आप कैसे कोरिलेट करेंगे अपने फील्ड के साथ, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ, और जब आप वहाँ पे डील कर रहे होंगे मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ और उनमें इनका क्या इस्तेमाल क्या होगा। सरफेस टेंशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइंग के हवाले से और प्रिंटिंग के हवाले से। वजह इसकी ये है कि अगर आपने कपड़े की डाइंग करनी है तो कपड़े की डाइंग के दौरान जितना कपड़ा आपने वहाँ पे डाला है, ज़ाहिर आप वहाँ पे कपड़ा जो डालेंगे वो कोई 1 फुट या 2 फुट नहीं होगा, वहाँ पे लाखों मीटर कपड़ा आपने डाई करना होता है, प्रिंट करना होता है।
और वो डाइंग बाथ में आपने डाला होता है। जैसे अगर आपने कोन डाइंग करनी है तो वो कोन डाइंग जो है ना वो उसी तरह कोन पूरी की पूरी वो डाइंग बाथ में डाल देते हैं। और फिर वो अगर उसके आखिरी यानी धागे तक उसके जो इंटीरियर में जो आखिरी पहली जो लेयर है जब उसको लपेटा गया उसके ऊपर, तो पहली लेयर तक उसको यूनिफॉर्म डाइंग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो बाहर वाला पार्ट है वो तो अच्छी तरह डाई हो जाए और अंदर वाला जो पार्ट है वो उसी तरह सफेद ही पड़ा रहे। अगर ऐसा आप डाइंग करेंगे तो क्या होगा, फिर वहाँ दूसरे दिन आपको वहाँ से गेट बंद हो जाएगा उस मिल का। तो आपका ठीक है ना, तो वो कैसे करेंगे फिर आप वहाँ पे आप सर्फेक्टेंट्स डालेंगे, ऐसे सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे जिनकी कम सरफेस टेंशन हो और वो इजीली उसको वेट कर सकें। क्योंकि जिनकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है जिन लिक्विड्स की, उनको हम नॉन वेटिंग कहते हैं। ये आपने नाम सुना होगा, नॉन वेटिंग लिक्विड और वेटिंग लिक्विड। ये सुना हुआ है नाम आपने? यस सर। नो सर। वेटिंग और नॉन वेटिंग, देखे ना ये कंसेप्ट जब आपने पढ़े हैं ना वहाँ ये सब चीज़ें थी, आप जाके ज़रूर इसको रिवाइज करें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके हवाले से, और इनको आप कोरिलेट करें अपने फील्ड के साथ। तो मैं तो इसलिए मिसालें आपको ये आपके टेक्सटाइल की देता हूँ क्योंकि मैं अक्सर इनके आता जाता रहता हूँ और मुझे इन चीज़ों का इल्म है। और एग्जाम्पल्स टेक्सटाइल की देने का मकसद भी यही होता है कि आपकी इंटरेस्ट इसमें कायम हो और आप इसको इम्पोर्टेंट समझ के इसको जरूर पढ़ें। ये वेटिंग लिक्विड जो है और नॉन वेटिंग का ये फ़र्क होता है कि जो लिक्विड वेटिंग है वो इजीली सरफेस को वेट कर देते हैं, जहाँ उसको हमने रखा होता है वहाँ उसको फ़ौरन वो वेट कर देते हैं। और जो नॉन वेटिंग है उनके आप यानी किसी सरफेस के ऊपर आप डालें उसको, हाँ वो सरफेस जो है वो फैब्रिक की है या वो सरफेस कोई और है, जैसे शीशा है या कोई और कोई भी सरफेस है, उसके ऊपर आपने डाला उस लिक्विड को, तो वो लिक्विड उसी तरह पड़ा रहा, उसने उसको यानी वेट नहीं किया और उसका जो ड्रॉप है वो बिल्कुल गोल बाल की तरह वहाँ पड़ा हुआ है। आप उसको थोड़ा सा नीचे ऊपर करें तो वो उसका यानी रोल करता हुआ जो लोअर साइड है वहाँ उस तरफ जाने लगेगा। तो इस तरह जो है ना ये वेटिंग लिक्विड वो होते हैं जो जिनकी सरफेस टेंशन कम होती है, और नॉन वेटिंग वो होते हैं जिनकी सरफेस टेंशन हायर होती है। और इसका पूरा एक एक्सपेरिमेंट है आपके ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कि कौन सा लिक्विड जो है वो वेटिंग है और कौन सा नॉन वेटिंग है। उसके लिए एक जो है ना ये कॉन्टैक्ट एंगल मेजर करते हैं। जो अगर आप कोई लिक्विड किसी सरफेस पे डाल दें किसी टेक्सटाइल की सरफेस के ऊपर, फिर उसका कॉन्टैक्ट एंगल मेजर होता है। अगर वो कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो, अब ये कॉन्टैक्ट एंगल जो है ये कितना होता है ये मैं अभी कंफर्म करके बताता हूँ आपको। तो ये स्लाइड आपको नजर आ रही थी? यस सर। अब यहाँ देखिए ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक लिक्विड डाला हुआ है और ये लिक्विड जो है अभी इस तरह जैसे स्फीयर होता है, ठीक है ना। तो अब इसका कॉन्टैक्ट एंगल ये है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉन्टैक्ट एंगल है इसका। और अगर ये 90 से बड़ा हो तो फिर हम कहते हैं कि ये लिक्विड जो है ये हाइड्रोफोबिक है, यानी नॉन वेटिंग है। और ये लिक्विड है ये देखें इसका आपने सरफेस के ऊपर डाला तो ये बिल्कुल उसको उसके साथ चिपक गया है, उसके साथ लग चुका है। और इसका ये जो एंगल है ये 90 से कम है। और ऐसा लिक्विड जो होता है दैट इज नोन एज गुड वेटिंग और हाइड्रोफिलिक। और जो लिक्विड ऐसा लिक्विड जिसका कॉन्टैक्ट एंगल 90 से बड़ा हो दैट इज नोन एज हाइड्रोफोबिक, ठीक है जी। और अगर एग्जैक्टली 90 है तो फिर वो ये कह लें कि गुड वेटिंग नहीं है, वो थोड़ा सा वेटिंग है वो। और गुड नॉन वेटिंग वो होगा जिसका जितना ये कॉन्टैक्ट एंगल बड़ा होगा। तो ये पूरा एक ग्राफ है, इसके आप देख लें कि कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो जितना यानी कम होता जाता है उतनी वेटेबिलिटी बढ़ती जाती है। ये कॉन्टैक्ट एंगल 90 से बड़ा है तो लो वेटेबिलिटी यानी जो लिक्विड है वो नॉन वेटिंग है, और ऊपर की तरफ जो है वो वेटेबिलिटी बढ़ती जा रही है और नॉन वेटेबिलिटी कम होती जा रही है। इसलिए सरफेस टेंशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके हवाले से, खासतौर पर प्रोसेसिंग में जो लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे जब आपने अगर देखना हो कि कौन से सर्फेक्टेंट जो हैं वो अच्छे हैं आपके हवाले से और उनकी वेटिंग पावर ज़्यादा है,
तो आप उनका कॉन्टैक्ट एंगल देखेंगे। कॉन्टैक्ट एंगल जिस लिक्विड का कम होगा ना, वो अच्छा वेटिंग होगा। ये क्लासिफिकेशन है और ये सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो आप पहले जानते हैं, सिर्फ नाम उनके मैंने बताने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंडों की जो क्लासेस हैं वो सिर्फ यही हैं, 4-5 हैं सिर्फ। वो पहले नंबर पे है कॉन्टैक्ट एंगल जिस कम होगा वो क्या होगा? कॉन्टैक्ट एंगल अगर 90 से कम होगा ना, तो वो लिक्विड वेटिंग होगा। और अगर कॉन्टैक्ट एंगल 90 से बड़ा होगा तो ऐसा लिक्विड जो है वो नॉन वेटिंग होगा। और जैसे जैसे कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ता जाएगा तो नॉन वेटिंग इसकी प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी और वो हाइड्रोफोबिक होता जाएगा। तो हाइड्रोफिलिक ऐसा लिक्विड होगा जिसका कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम होगा, यानी वो वेटिंग होगा। वेटिंग लिक्विड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक और नॉन वेटिंग को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। सर अगर कांटेक्ट एंगल पूरा 90 हो फिर ज़ाहिर है फिर वो अच्छा वेटिंग नहीं है, ना ही अच्छा वो नॉन वेटिंग है, ना ही अच्छा वो वेटिंग है, वो दरमियाना है वो ना, क्योंकि उसका हाफ सा स्फीयर बनता है। आपने देखा होगा उसको अगर हम रखें ना उसके ऊपर सरफेस के ऊपर, तो तकरीबन पूरा नहीं वो स्फीयर नहीं होता, वो आधा रह जाता है वो, और आधा उसके साथ वो चिपक जाता है सरफेस के साथ। इस तरह ना वो अच्छा यानी वेटिंग है, ना वो अच्छा नॉन वेटिंग है, यानी वो हाइड्रोफिलिक भी नहीं है, वो हाइड्रोफोबिक भी अच्छा नहीं है, वो इन बिटवीन है वो। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ा था कि कार्बन के हम कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाज़ का ये ओपन चेन होते हैं, यानी कि इनमें रिंग्स नहीं होती। अगर ये ओपन चेन है तो हम इन्हें कहते हैं ए साइक्लिक या ओपन चेन। अगर इनमें रिंग्स मौजूद हैं तो हम इनको कहते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन। और फिर जो ओपन चेन है ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या ब्रांच चेन हो सकते हैं, यानी बिल्कुल सीधी एक चेन है 8 कार्बन की, 9 कार्बन की, 10 कार्बन की, और उसमें कोई ब्रांच नहीं है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। अगर उसके साथ ब्रांचें भी हैं तो फिर हम उसे कहते हैं ब्रांच चेन। और साइक्लिक जो है ये दो तरह के हैं, या तो उस रिंग के अंदर सारी कार्बन हो तो हम उसे कहेंगे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। अगर उस रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी हैं, मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन है या सल्फर है या नाइट्रोजन है, उस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और जो होमोसाइक्लिक हैं ये फिर आगे दो तरह के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो हैं जिनमें बेंजीन रिंग ना हो, और एरोमेटिक वो हैं जिनमें बेंजीन रिंग हो, यानी उनमें एरोमेटिसिटी हो। और एरोमेटिसिटी के लिए वो रूल है हुकर रूल। जो कंपाउंड हुकर रूल को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, और जो हुकर रूल को फॉलो नहीं करते उनको हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। तो एलिसाइक्लिक को हम नॉन एरोमेटिक भी कहेंगे। तो एरोमेटिक फिर दो तरह के हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। यानी अगर कंपाउंड के अंदर बेंजीन है तो फिर वो एरोमेटिक ऐसा है जो बेंजीन से बना हुआ है, और एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनमें बेंजीन नहीं होती, जिस तरह ये पिरिडीन है या फ्यूरेन है या थायोफीन है, तो ये नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड कहलाते हैं। और बेंजीनॉइड जो है ये अगर इसमें एक बेंजीन रिंग है तो उसे हम कहेंगे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, और अगर उसमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स हैं फिर हम उन्हें कहते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगली एक दो स्लाइडों पर इनकी एग्जांपल्स हैं ताकि ये ज़रा ज़हनशीन हो जाए। तो ये लेफ्ट साइड पर है ओपन चेन कंपाउंड, इसमें यानी रिंग नहीं है इसके अंदर, जिस तरह ये ब्यूटेन है। और ये नीचे वाला जो है ये 4 मिथाइल ऑक्टेन है। तो ब्यूटेन जो है ये यानी अनब्रांच्ड है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। और ये 4 मिथाइल ऑक्टेन जो है इसमें लॉन्ग चेन के साथ साथ कुछ ब्रांचें भी हैं। और ये है साइक्लिक या क्लोज चेन, इसमें रिंग्स हैं इसके अंदर, जैसे बेंजीन रिंग है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है। इस तरह ये हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो हैं जिनकी रिंग के अंदर यानी कार्बन के अलावा कोई और एटम मौजूद होता है, जैसे ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है। तो दीज आर हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी इनके रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कुछ एटम हो सकते हैं। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो हैं जिनकी रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन के एटम हो, जैसे ये बेंजीन है, इसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं है, यानी रिंग के अंदर जो है। और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन वगैरह ये सारे होमोसाइक्लिक हैं। और ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का फर्क है। एलिसाइक्लिक जो है इनमें एरोमेटिसिटी नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी होती है। और ये बस आखिरी स्लाइड है, नॉन बेंजीनॉइड और बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड में कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है लेकिन इसमें बेंजीन नहीं है। और बेंजीनॉइड में क्या होगा कि बेंजीन वाले कंपाउंड होंगे इसके अंदर, जैसा ये नेफ्थलीन है, ये बेंजीन है, ये टोल्यूइन। नेफ्थलीन कौन सा कंपाउंड है? ये
यानी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है ये, यानी नेफ्थलीन, एंथ्रासीन ये हैं पॉलीसाइक्लिक बेंजोनॉइड, और ये बेंजीन, टॉलिन, आर्थोजाइलिन ये हैं मोनोसाइक्लिक बेंजोनॉइड। तो जी थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपके जहन में सवाल जब आए ना तो लाजमी मुझे आप कांटेक्ट किया करें, ताकि बर वक्त आपको उनका आपके सवालों का जवाब मिले और आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो थैंक यू वेरी मच जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।